जी बच्चे, हमारा टॉपिक जो आज का है उससे पहले देख लेते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ लिया है। एक रिव्यू ले लेते हैं चैप्टर का कि हमने क्या पढ़ा है। एक्चुअली इस चैप्टर का रिव्यू मैं क्यों ले रहा हूँ, रिव्यू का पर्पज़ इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमें ये पता लगे कि हम वो तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं जो जिनका ताल्लुक़ है सिग्नल ट्रांसडक्शन से। सिग्नल ट्रांसडक्शन कह लें आप उसको, या आप ये कह लें कि पाथवे ऑफ नर्वस सिस्टम, क्योंकि हमने एक नर्वस कोऑर्डिनेशन हम पढ़ रहे हैं, हमारा इस वक्त का पर्पज़ वही है। ठीक है, तो इस सिग्नल ट्रांसडक्शन में हमने सबसे पहले जो है वो रिसेप्टर्स देखे कि रिसेप्टर्स से मैसेज आता है, और रिसेप्टर कोई भी चीज़ हो सकती है। जैसे उस दिन सवाल आया था कि रिसेप्टर जो है कोई भी ऐसा सेल हो सकता है जो रिसेप्टर भी हो और इफेक्टर भी हो। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा मैंने आपको बताया था कि बहुत से ऐसे जो है वो, जैसे न्यूरॉन है वो रिसेप्टर भी है और वही इफेक्टर भी होता है। सो रिसेप्टर और इफेक्टर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से एक होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटर। याद रखिए, अगर आप केमिकल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें कोऑर्डिनेटर ज़्यादातर इन्वॉल्व होता ही नहीं है केमिकल कोऑर्डिनेशन में। क्यों? क्योंकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में एज सच ब्रेन की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ती। लेकिन ओ इतने काम एक साथ करने होते हैं, पता नहीं स्क्रीन शेयर आजकल रोज़ ही भूल रहा हूँ शाम के टाइम पे। खैर कोई नहीं। जी, मैं कुछ इस तरह से बना रहा था कि सिग्नल ट्रांसडक्शन में रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से मैसेज जो है वो उसके बाद फिर इफेक्टर तक जाता है। ठीक है, और आम तौर पर क्या होता है कि जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होती है ना, उसमें कोऑर्डिनेटर नहीं होता। मतलब कोऑर्डिनेटर होता भी है तो वो ब्रेन नहीं होता, तो उसमें न्यूरॉन्स नहीं होते अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही हो, बीच में ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता आम तौर पर। मतलब ह्यूमन की बात नहीं हो रही, अब बाकी एनिमल्स की बात हो रही है। लेकिन अगर रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर और इफेक्टर के दरमियान में जो सिग्नल ट्रांसडक्शन है वो न्यूरॉन्स के जरिए हो रही है, तो उस सिस्टम को आप क्या कहते हैं? उस सिस्टम को आप कहते हैं नर्वस कोऑर्डिनेशन। मतलब ये है कि अगर ये फर्ज करें कि रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक दरमियान में ब्लड इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स नहीं है, तो ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होगी। याद रखिए, अगर न्यूरॉन जो है वो दरमियान की सड़क है, न्यूरॉन से मैसेज जो है वो कोऑर्डिनेटर से तक और कोऑर्डिनेटर से इफेक्टर तक जा रहा है टू न्यूरॉन्स, तो न्यूरॉन्स जो हैं वो ऐसी चीज़ हैं जो ये इस बात की निशानदेही करेंगे कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन है। सो नर्वस कोऑर्डिनेशन में अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी। फिर हमने एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ी है नर्वस कोऑर्डिनेशन में, और वो ये है कि इट मस्ट हैव अ स्टिमुलस, क्योंकि स्टिमुलस के बगैर रिसेप्टर काम नहीं करता। और दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए? उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्स। अगर किसी जगह आपको स्टिमुलस रिसीव हो रहा है और आप उसका रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम ओके वर्किंग कर रहा है। अगर जो है वो आपको स्टिमुलस मिल रहा है और आप उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, अगर ऐसा नहीं है, या स्टिमुलस रिसीव नहीं हो रहा या रिस्पॉन्स शो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी। अब आ जाती है बात कि अब ये बहुत देर बाद इन्होंने जाकर ये बात बताई है जो पहले बतानी चाहिए थी। ये आर्टिकल डिफरेंट अंदाज से अरेंज होना चाहिए था। बेसिकली अब आकर आप लोगों को ये बताया जा रहा है कि नर्वस सिस्टम जो है वो क्या होता है और नर्वस सिस्टम की टाइप्स कितनी होती हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम की देखें, दो लिहाज से नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है। अब मैं यहाँ पर नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन जो है वो थोड़ी सी आपको बताने लगा। एक है वो क्लासिफिकेशन जो हम ह्यूमन के अंदर करते हैं, वो क्लासिफिकेशन जो हम ह्यूमन के अंदर करते हैं। ठीक है, ह्यूमन के अंदर नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन ज़रा डिफरेंट अंदाज से होती है, वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। और एक क्लासिफिकेशन होती है नर्वस सिस्टम की जो एनिमल किंगडम में होती है। एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन होती है नर्वस सिस्टम की, वो किस लिहाज से की जाती है? वो की जाती है कि वो नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है,
सेंट्रलाइज्ड का क्या मतलब है कि उसमें जो डिसीजन है वो कुछ खास ऑर्गन से लिए जाते हैं जो कि बॉडी के सेंटर में, मतलब बॉडी के सेंटर में मौजूद होना ज़रूरी नहीं है। डिसीजन मेकर ऑर्गन का बॉडी के सेंटर में होना ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली सेंट्रलाइज्ड का मतलब ये होता है कि रिसेप्टर से जो है वो रिसीव हो स्टिमुलस, और वो किसी एक ऑर्गन में जाए और वो ऑर्गन डिसाइड करे कि इसके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स क्या करना है। अगर नर्वस सिस्टम ऐसा है कि वो रिसेप्टर से स्टिमुलस रिसीव कर रहा है और किसी ऑर्गन में जाके उसको प्रोसेस किया जा रहा है, तो ऐसा सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएगा, चाहे वो ऑर्गन जो प्रोसेसिंग कर रहा है वो सेंटर में हो। आप लोगों को आवाज आ रही मेरी? जी बेटा, मैं आखिरी बात क्या कर रहा था? अगरचे मेरे सामने सिग्नल ब्रेक हुए हैं, लेकिन क्या मैं आखिरी बात ये कर रहा था? जी बेटा, मैं आखिरी बात क्या कर रहा था? मेरे सामने सिग्नल ब्रेक हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं आखिरी बात शायद ये कर रहा था कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम क्या होता है। ठीक हो गया। मैं ये कह रहा था कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होने के लिए बॉडी के मतलब बॉडी के सेंटर में नर्वस सिस्टम का होना या डिसीजन मेकिंग ऑर्गन का बॉडी के सेंटर में होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि तमाम रिसेप्टर्स का किसी एक ऑर्गन के पास अपना डिसीजन लेकर जाना, ये सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम होता है। तो नर्वस सिस्टम के लिहाज से अगर ऐसा सिस्टम हो कि उसमें कोई एक ऑर्गन डिसीजन कर रहा हो, कोई एक ऑर्गन प्रोसेसिंग कर रहा हो उस स्टिमुलस की, तो आप क्या कहते हैं कि वो सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन अगर एनिमल किंगडम में आपको लगता है कि वो नॉन सेंट्रलाइज्ड है, मतलब डिफ्यूज्ड है। डिफ्यूज का मतलब होता है पूरी बॉडी में सिस्टम फैला हुआ है, कोई एक सेंट्रल डिसीजन मेकिंग ऑर्गन नहीं है, नो डिसीजन मेकिंग ऑर्गन, बल्कि छोटे छोटे गैंग्लिया मौजूद हैं पूरी बॉडी के अंदर। पूरी बॉडी में छोटे छोटे गैंग्लिया मौजूद हैं और वो अपना अपना डिसीजन कर रहे हैं। तो ऐसा नर्वस सिस्टम क्या है? ऐसा नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज से मुराद ये होता है कि कोई ऐसा सिस्टम जो पूरी बॉडी में फैला हुआ हो, उसमें किसी एक सेंट्रल बॉडी को, किसी एक सेंट्रल ऑर्गन को डिसीजन का इख्तियार ना दिया गया हो, बल्कि पूरी बॉडी में गैंग्लिया फैले हुए हों और वो डिसीजन करते हों, तो ऐसे नर्वस सिस्टम को एनिमल किंगडम में हम कहते हैं डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड और डिफ्यूज में ये फर्क है। अब आप लोगों के बुक में इन्होंने दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर किया हुआ है, और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? दीज बोथ ऑर्गेनिजम्स आर हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। ये दो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हाइड्रा जो है ये फाइलम नाइडेरिया का ऑर्गेनिज्म है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, और जो प्लेनेरिया है ये प्लेटीहेल्मिन्थ का ऑर्गेनिज्म। प्लेटीहेल्मिन्थ ये फ्लैट वर्म्स हैं जिनका ये ऑर्गेनिज्म है, और इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हैं। किसमें? शुरू में जो 15वां चैप्टर है उसमें आप इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ भी चुके हैं। अच्छा, ये जो हाइड्रा और प्लेनेरिया है, इनमें जो बुनियादी फ़र्क है नर्वस सिस्टम के, मैंने आपको बता दिया सेंट्रलाइज्ड और डिफ्यूज्ड क्या होता है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये जो फाइलम नाइडेरिया है, यानी ये जो हाइड्रा आपके सामने मौजूद है, इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो डिफ्यूज्ड है। इसके अंदर का नर्वस सिस्टम डिफ्यूज से क्या मुराद है कि पूरी बॉडी में गैंग्लिया फैले हुए हैं, सेंट्रलाइज्ड बॉडी नहीं है, नो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम, सेंट्रलाइज्ड बॉडी मौजूद नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, नो सेंट्रलाइज्ड बॉडी। लेकिन अगर आप आते हैं
ये प्लेटीहेल्मिन्थ पे, तो प्लेटीहेल्मिन्थ पे जो है वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी मौजूद है, वो मैं अभी आपको जो है वो बताता हूँ कि किधर मौजूद है, ठीक है, जहाँ पे डिसीजंस वगैरह हो सकते हैं। सो यहाँ पर इन लोगों ने थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ। अच्छा, इस आर्टिकल के बारे में आपको मैं चंद एक बातें बता दूँ। एक तो ये इन्होंने टाइप्स बताई हुई हैं, दूसरा जो है वो यहाँ पर ये जो आर्टिकल है ना, ये यहाँ से लेकर और अगर आप नीचे आए यहाँ तक, ये चाहे पॉइंट्स में डिवाइडेड है चाहे नहीं है, लेकिन इस पूरे आर्टिकल में हाइड्रा और प्लेनेरिया के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं पूरे आर्टिकल में। मतलब कहने का क्या है कि हाइड्रा और प्लेनेरिया के जितने डिफरेंसेस हैं वो आपको इस पैराग्राफ में भी मिलेंगे, और ये जो नीचे 6 पॉइंट्स लिखे हैं इनमें भी आपको जो है वो जो डिफरेंसेस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो है वो हम अभी देखेंगे, लेकिन जो चंद एक बातें मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ पहले हम वो करेंगे, ठीक है। यहाँ से एक काम करते हैं, पिक्चर को उठा के जो है वो अपने व्हाइट बोर्ड पे ले जाते हैं। ये व्हाइट बोर्ड पे ले जाएंगे हम, पहले यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद जो है फिर इसको अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो पर्पस है वो ये है कि ये क्वेश्चन किस किस तरह आ सकता है। सबसे पहली बात बेटा, ये क्वेश्चन जो है ये कई अंदाज से आप लोगों से पूछा जा सकता है, लिहाजा मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन के पूछने के अंदाज जो हैं वो यहाँ पर मैं अब मेंशन करूँगा। जी, सबसे पहले इस क्वेश्चन के पूछे जाने का अंदाज क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। बस आपने डिफ्यूज नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है, आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाइड्रा का नर्वस सिस्टम पूछा जा रहा है। दूसरा ये क्वेश्चन किस अंदाज में आ सकता है, डिस्क्राइब द सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, और आगे सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इन एनिमल किंगडम, ठीक है, इन एनिमल किंगडम। वही ये ऊपर भी लिखा जा सकता है ऊपर वाले सवाल में। तो ऑब्वियसली ये आपसे किसका पूछा जा रहा है, प्लेनेरिया का पूछा जा रहा है, ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरा अंदाज इस क्वेश्चन को पूछने का क्या हो सकता है, थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन द नर्वस सिस्टम्स ऑफ हाइड्रा एंड प्लेनेरिया, ये भी अंदाज हो सकता है। चौथा, डिफरेंशिएट बिटवीन द सेंट्रलाइज्ड एंड डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। मतलब ये चारों की चारों स्टेटमेंट्स जो हैं, दीज बिलोंग टू दिस ओनली आर्टिकल। ये जो है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर आप लोगों ने गौर करना है, देखें आप लोगों को इस बुक के अंदर जो है ना वो भी दिया गया है, उसका सिस्टम भी आप लोगों को दिया गया है, क्या नाम है, ह्यूमन का भी सिस्टम आप लोगों को दिया गया, ठीक है। ह्यूमन का सिस्टम भी दिया गया है, और उसके साथ जो है वो ह्यूमन का सिस्टम ऑब्वियसली कौन सा है, ह्यूमन का सिस्टम ऑब्वियसली है सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। लेकिन जब भी आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नोट आएगा, दैट नोट डज नॉट मीन के वो नोट जो है वो ह्यूमन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे है। ये क्या हो गया, ये ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर नहीं है, ठीक है। अगर आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आर्टिकल आता है, ह्यूमन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन शामिल है, स्पाइनल कॉर्ड शामिल है, तो ये आपको हरगिज ये नहीं कहा जा रहा कि आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे नोट लिखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे नोट आता है, देन इट ओनली मींस दैट यू हैव टू डिस्क्राइब द नर्वस सिस्टम ऑफ प्लेनेरिया, ठीक है। सो ये बात अपने ज़हनों में रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड लिखने बैठ जाएं। ये जो है वो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट्स रीड कर लेते हैं ताकि हम उस डायग्राम को, फॉर एग्जाम्पल, स्मॉल एनिमल विच इज सेडेंटरी लाइफ साइकिल, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन इसमें मौजूद होता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन। लेकिन वो कहाँ मौजूद होता है, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये बात आपको पता है कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं। नो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम, हाइड्रा में कोई नहीं होता, ये एक और डिफरेंस है। नो ब्रेन एंड नर्व कॉर्ड्स। अच्छा, ये बात देखें ना, एक चीज़ जो बहुत वाजे है, नर्व कॉर्ड्स, नर्व कॉर्ड से क्या मुराद होती है, नर्व कॉर्ड से मुराद होता है स्पाइनल कॉर्ड या उस जैसी तारें, उस जैसी नर्व्स अगर जो है वो बॉडी के वेंट्रल पोर्शन से गुजर रही होती हैं, तो उसको आप कहते हैं नर्व कॉर्ड्स, या डॉर्सल पोर्शन से ही सही,
डॉर्सल से ही गुजर रही हूँ, ठीक है, सॉरी डॉर्सल ये वेंट्रल ये, सो चाहे वो डॉर्सल से गुजर रही हूँ चाहे वो वेंट्रल पोर्शन से गुजर रही हूँ, लेकिन अगर जो है वो बॉडी के किसी भी एरिया से नर्व कॉर्ड गुजर रही है तो इसका इम्कान क्या है कि वहां सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनना शुरू हो गया। लेकिन अगर नर्व कॉर्ड नहीं गुजर रही और वो जो जितने न्यूरॉन्स है वो बॉडी में फैले हुए हैं तो उसको आप फिर सेंट्रलाइज नहीं कह सकते। इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट हैज बीन सो ऑब्जर्व दैट न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड इन द नेटवर्क that it is not possible to distinguish them in connected functional type of neurons as in higher animals, no sensory associative और motor neurons। अच्छा ये अब देखिए सेंसरी एसोसिएटिव और मोटर, मुझे ये बताइए सेंसरी एसोसिएटिव और मोटर ये हम किस रेफरेंस से डिवाइड करते थे? सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को किस रेफरेंस से डिवाइड किया जाता था? जी बच्चे, सेंसरी न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन क्यों कहते थे, मोटर न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन क्यों कहते थे? चले मैंने सवाल आसान कर दिया। जी बेटा जल्दी से जल्दी से। क्या हो गया बेटा? सेंसरी वो हैं जिनका रेफरेंस पॉइंट ब्रेन है, जो मैसेज कन्वे कर रहे हैं और ब्रेन तक लेकर जा रहे हैं, और मोटर वो हैं जो ब्रेन से मैसेज को लेकर आ रहे हैं। अब ब्रेन क्या है? ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता, ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। इसका क्या मतलब है कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही ना हो, अगर सेंट्रलाइज्ड बॉडी ही ना हो, अगर ब्रेन या नर्व कॉर्ड जैसी कोई चीज ही ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप किसी न्यूरॉन को सेंसरी न्यूरॉन नहीं कह सकेंगे, किसी न्यूरॉन को मोटर नहीं कह सकेंगे, क्योंकि ना मैसेज किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी की तरफ भेजा जा रहा है और ना मैसेज किसी सेंट्रलाइज्ड बॉडी से आ रहा है। मतलब ना जाने का पता है ना आने का पता है। तो ऐसी सूरत में आप न्यूरॉन्स को डिवाइड नहीं कर सकते अगर सेंट्रलाइज्ड बॉडी मौजूद ना हो। इसी वजह से जो हाइड्रा है उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को डिवाइड किया ही नहीं जा सकता। यही वो बात यहां पर बता रहा है, क्योंकि सेंट्रल बॉडी नहीं है। अच्छा, यहां से अब वो जो है वो शुरू करता है कि क्या डिफरेंसेस हैं। तो अब हम यहां से आगे चलते हैं अपनी जो हमने डायग्राम स्टडी करना शुरू की है उसके ऊपर। बेटा इस डायग्राम को स्टडी करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको जूम करना पड़ेगा। इसको यहां से कट करके ना नेक्स्ट वाले पे ले जाते हैं। इस डायग्राम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर मेंशन है, इनमें खास तौर पर अगर आप हाइड्रा को देख लें, ये जो है ये हाइड्रा कौन सा नर्वस सिस्टम बनाता है? हाइड्रा मेक्स द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, और ये सेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर दो तीन चीजें वाजे हैं। क्या? नंबर वन, यहाँ पे आपको डबल नर्व कॉर्ड नजर आ रही है, ये लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, लॉन्गिट्यूडनल लंबाई के रुख पे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड जो है वो आपको यहाँ पर नजर आ रही है, NC लिख रहा हूँ, डबल नर्व कॉर्ड्स, ठीक है। दूसरा आपको इसमें क्या नजर आएगा? सेंट्रलाइज्ड बॉडी, मतलब ब्रेन की तरह का क्लस्टर नजर आएगा। ब्रेन मौजूद है। अगर ब्रेन मौजूद है तो इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है वो आपको सेंसरी न्यूरॉन्स भी मिलेंगे और इसमें आपको मोटर न्यूरॉन्स भी मिलेंगे और उसके साथ साथ इंटर न्यूरॉन्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको इसमें खास तौर पर नजर आएगा। दूसरा, इसमें स्किन से लेकर और इनर बॉडी तक, मतलब ऑर्गन्स तक, इनर ऑर्गन, स्किन से लेकर ऑर्गन्स तक जो है वो आपको क्या मिलेगा? पूरा नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। इधर आ जाइए, नो ब्रेन, कोई ब्रेन यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। और उसके अलावा नो नर्व कॉर्ड, ये भी मौजूद नहीं है। नो सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी मोर मोटर न्यूरॉन कोई भी यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो आप लोगों को ये नेटवर्क, डिफ्यूज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, ये देखें, ये आपको न्यूरॉन्स नजर आ रहे हैं, ये वाला न्यूरॉन है, ठीक है। ये छोटे छोटे सेल बॉडीज मौजूद हैं। अब ये अपनी अपनी जगह पे डिसीजन लेते जाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक टेंटिकल को
जैसे ही, यहाँ पे गौर करें ना इस बात के ऊपर, एक टेंटिकल को जैसे ही कोई प्रे मिलता है, यहाँ पे मैं जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक टेंटिकल को जैसे ही प्रे मिलता है तो वो क्या करता है? जी बच्चे जल्दी से आंसर कीजिएगा। हाइड्रा के टेंटिकल को जैसे ही प्रे मिलता है तो वो क्या करता है? आप लोग सारे माइक ऑफ करके बैठे हैं, क्या बात है? हाइड्रा के टेंटिकल को जैसे ही कोई जो है वो प्रे मिलता है तो वो फौरी तौर पर उसकी तरफ जाके उसको स्टिंग करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको स्टिंग करने की कोशिश करता है। और स्टिंग करने की कोशिश में ऐसा नहीं होता कि अगर इसको अपने इर्द गिर्द, फर्ज करें ये प्रे है, ठीक है, ये प्रे है और हाइड्रा को पता लगता है कि ये प्रे जो है ये मेरे इर्द गिर्द मौजूद है। अब हाइड्रा का टेंटिकल जब ये सेंस कर लेता है कि प्रे इर्द गिर्द मौजूद है तो वो फौरी तौर पे क्या कोशिश करता है कि इसको स्टिंग मार के इसको पैरालाइज किया जाए। अब ऐसा नहीं होता कि यहां से मैसेज पहले ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन से प्रोसेस होगा तो वापस आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि सिर्फ किस हद तक होता है कि वहीं पर ये पाथवे फॉलो नहीं होता, बल्कि वहीं पर उसको प्रोसेस किया जाता है, इसी जगह पे इसको प्रोसेस किया जाएगा और इसी जगह पे इसको प्रोसेस करके इसको स्टिंग कर दिया जाएगा। दिस इज नोन एज डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि डिफ्यूज नर्वस सिस्टम जो है वो अपनी तौर पर डिसीजन लेगा फौरी तौर पर और उसके बाद जो है वो स्टिंग कर देगा या उस तरह की मूवमेंट कर देगा। यहाँ पर इन्होंने ये सारे डिफरेंसेस जो हैं वो बताए हुए हैं। अच्छा, सेंस ऑर्गन्स भी मौजूद हैं, ये देखें, ये आप लोगों की बुक में इन्होंने बकायदा बताया हुआ है, इस वाले पॉइंट को देखिएगा कि इन द सेंस ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ आइज, ठीक है, कीमो रिसेप्टर्स भी मौजूद हैं और हाइड्रा में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं है। देयर आर नो स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स, ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशलाइज्ड सेंसरी सेल्स भी नहीं है। अच्छा जी, नर्व्स कोई नहीं है, हाइड्रा में कोई नर्व नहीं है। नर्व क्या थी? बंडल ऑफ एक्सॉन्स थे ना, नर्व्स जो हैं वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स होते हैं, तो हाइड्रा में नर्व्स भी नहीं है, ठीक है, नर्व्स प्लेनेरिया में मौजूद है। अच्छा, इन प्लेनेरिया इन एडिशन टू सुपरफिशियल नर्व, सुपरफिशियल का क्या मतलब है? सुपरफिशियल का मतलब है स्किन में, मैंने अभी आपको बताया था कि स्किन में भी नर्व्स मौजूद हैं। देर इज अ डीपर प्लेक्सस, प्लेक्सस कहते हैं नेटवर्क को, नेटवर्क मतलब अंदर के ऑर्गन में भी मौजूद हैं नर्व और स्किन में भी मौजूद हैं, किसमें? प्लेनेरिया में, जबकि हाइड्रा में ऐसा नहीं है। इन हाइड्रा ओनली अ सुपरफिशियल नर्व नेट इज प्रेजेंट, यानी हाइड्रा में जो नर्व नेट मौजूद होता है वो कहाँ मौजूद होता है? स्किन में। कौन सी स्किन की लेयर्स होती हैं आपको पता है? एक्टो और एंडो, ये दो लेयर्स होती हैं हाइड्रा की, ठीक है। तो हाइड्रा में सिर्फ जो नेटवर्क होता है वो कहाँ मौजूद होता है? एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान में, दो लेयर्स के दरमियान में मौजूद होता है। जबकि प्लेनेरिया जो है उसमें स्किन में भी मौजूद होता है नर्व नेट और ऑर्गन्स में भी मौजूद होता है, ये फर्क बड़ा वाज़ेह है, ठीक है। मतलब हाइड्रा में जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, आपको पता है कि ये जो कैविटी आपको नजर आ रही है, ये वाली, ये कैविटी, ये कैविटी जो है ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, जीवी कैविटी, जीवीसी लिख देता हूं मैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ठीक है। ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इसमें कोई नर्व नहीं है, इसमें नो नर्व, कोई सिस्टम नहीं है नर्व का, सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन हो रही है जीवीसी में। जबकि इसमें जो है वो सुपरफिशियल यानी स्किन में भी नर्व नेट मौजूद है और इसमें जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स में भी नर्व नेट मौजूद है, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स में भी इंटरनल ऑर्गन नर्व प्लेक्सस लिखते हैं, नर्व प्लेक्सस का मतलब होता है नर्व नेट, प्लेक्सस कहते हैं नेट को। सो इसमें इंटरनल ऑर्गन्स में भी मौजूद है, ठीक हो गया। सो ये बड़ा वाज़ेह डिफरेंस है। और इसमें एक खास तौर पर डिफरेंस आपको क्या पता लग गया है कि हाइड्रा में स्पेशलाइज्ड नहीं है नर्वस सिस्टम, प्लेनेरिया में तो स्पेशलाइज्ड है, मतलब सिर्फ स्किन में नहीं है बल्कि पूरी बॉडी में है। लेकिन इसकी इसी तरीके से हाइड्रा में सेंट्रलाइज्ड भी नहीं है, प्लेनेरिया में सेंट्रलाइज्ड है। तो अब आइए बात को सम अप करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम, तो वो अब आपने जो है वो कैसे डिस्क्राइब करना है, सुनिएगा। सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम जो है वो कोई भी ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें
डिसीजन किसी एक खास ऑर्गन के जरिए लिए जाते हैं, किसी एक खास ऑर्गन को सेंटर मान के उस तक जो है वो स्टिमुलस पहुंचाया जाता है और वहां पर डिसीजन लिया जाता है। मेमोरी की जो है वो भी क्वालिटी मौजूद होती है सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम में। वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कितना स्पेशलाइज्ड है, उसमें उसमें उतनी ही जो है वो क्वालिटी मौजूद होगी मेमोराइजेशन की। लेकिन जो डिफ्यूज्ड है उसमें मेमोरी नहीं होती, डिफ्यूज नर्वस सिस्टम में मेमोरी नहीं होती। ठीक है, इसी तरीके से सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम जो है वो मोर स्पेशलाइज है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, और डिफ्यूज्ड में नहीं होते। तो पूरी बॉडी में फैला हुआ, और से सुनिएगा, सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम के बारे में बता रहा हूं, पूरी बॉडी में फैला हुआ लेकिन डिसीजन मेकिंग एक बॉडी के पास हो, एक ऑर्गन के पास हो, ऐसा नर्वस सिस्टम सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम कहलाता है। और ह्यूमन में भी यही है। ठीक है जी बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू तो जल्दी से बताइए मुझे। आप लोगों ने तो वैसे ही कसम खाई हुई है माइक नहीं ऑन करने आज। जी बेटा, क्या चीज? प्लेक्सस मैंने अभी बताया तो है। प्लेक्सस का मतलब बेटा होता है नेटवर्क। प्लेक्सस के वर्ड का मतलब होता है नेटवर्क। ठीक है, तो इसमें सिर्फ जो प्लेक्सस है, नेटवर्क यानी नर्व का नेट, वो सिर्फ स्किन में मौजूद नहीं होता। प्लेक्सस मतलब होता है एक ऐसा नेटवर्क जो आपस में कनेक्टेड हो। नेटवर्क हमेशा वो होता है कि जिसमें डिफरेंट बॉडीज आपस में कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, सो उसको जो है वो आप प्लेक्सस कहते हैं। ऐसा नेटवर्क जिसमें डिफरेंट बॉडीज, वर्किंग बॉडीज आपस में कनेक्टेड हो, तो वो प्लेक्सस कहलाता है। तो वो जो नर्व नेट है यानी प्लेक्सस है, वो हाइड्रा में सिर्फ सुपरफिशियल है, मतलब स्किन में मौजूद है, लेकिन प्लेनेरिया में प्लेक्सस पूरी बॉडी में मौजूद होता है, ऑर्गन्स में भी मौजूद होता है और स्किन में भी मौजूद होता है। ठीक है, तो इसका एक्चुअली मतलब नेटवर्क होता है। जी बेटा, और कोई सवाल? कोई जी बेटा, हाँ, डायग्राम जो है इसको फिलहाल आप इग्नोर करें। हो सकता है आप में से कोई अगर बहुत ही समझदार है तो उसको पता लग गया हो कि मैंने क्या बनाया, लेकिन उसके अलावा जो है वो मुश्किल है ये जानना कि मैंने क्या बनाया। जी बेटा, हमने अभी पढ़ा कि नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो एक खास टाइप है नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो तो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम ह्यूमन के नर्वस सिस्टम की क्लासिफिकेशन करते हैं, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है उस नर्वस सिस्टम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक वो नर्वस सिस्टम होता है जो कि डिसीजंस लेता है और मेमोराइजेशन करता है, दैट इज ब्रेन। ठीक है, और दूसरा नर्वस सिस्टम वो होता है कि जो एक नेटवर्क का काम करता है, सिग्नल लेकर भी जाता है और सिग्नल लेकर लेकर भी आता है, उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सो लेकिन स्पाइनल कॉर्ड, अच्छा ये कौन सा नर्वस सिस्टम होता है? ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अच्छा ठहरिएगा, मैं जरा ना एक मिनट इसको मिटा लूँ, इसको एक और अंदाज से बनाते हैं। जी, इसमें एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा नर्वस सिस्टम होता है जिसको हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो जो हैं ऑर्गन मौजूद होते हैं, एक होता है ब्रेन और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये दोनों जो हैं दीज बिलोंग टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए याद रखिएगा
जितने भी ऑर्गन्स जितने भी न्यूरॉन्स, जितने भी नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, वो सारे के सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाएंगे। यानी जितने भी ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और जितने भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद हैं, वो सब के सब सीएनएस बनाएंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अंदर की बात हो रही है। स्पाइनल कॉर्ड से जरा भी बाहर आ गए अगर, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हुदूद से बाहर आ जाएंगे। अगर हम ब्रेन से जरा भी बाहर आ गए तो हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हुदूद से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, वो कौन सा नर्वस सिस्टम होगा? वो नर्वस सिस्टम होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। वो नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि अंदर मौजूद होना चाहिए, स्पाइनल कॉर्ड के और ब्रेन के, इनकी हुदूद के अंदर अंदर जो होगा वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा। उसके अलावा क्या होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसके बारे में अगर आप देखते हैं तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, इसकी डिवीजन जो होती है उसमें आप कहते हैं कि एक होते हैं जिनको आप कहते हैं सेंसरी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑर्गन कोई नहीं होता नर्वस सिस्टम का। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं या सेंसरी नर्व्स होती हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन नर्व्स पर मुश्तमिल होता है? मैंने आपको कहा ना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों की नर्व्स जो हैं वो सेंट्रल नर्व्स कहलाएंगी। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा जो पूरी बॉडी में नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्व्स कहलाएंगी। तो पेरिफेरल नर्व्स यानी पूरी बॉडी से आने और जाने वाली नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अलावा, वो पेरिफेरल नर्व्स हैं। तो इनकी दो टाइप्स होती है, एक होती है सेंसरी नर्व्स और एक होते हैं या न्यूरॉन्स, और एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब सेंसरी न्यूरॉन्स जो हैं और मोटर न्यूरॉन्स, इनमें से मोटर न्यूरॉन को दो तरह से डिवाइड किया जाता है। एक वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, यानी वॉलंटरी होते हैं, वो न्यूरॉन्स जिनको हम अपने ब्रेन से कंट्रोल करते हैं। इस नर्वस सिस्टम को क्या कहा जाता है? सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या कहा जाता है, जिसको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल करते हैं। ठीक है, दूसरी टाइप के मोटर न्यूरॉन होते हैं जिनको हम कहते हैं ऑटोनोमिक, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते बल्कि इनवॉलंटरी होते हैं, उनको हम ऑटोनोमिक कहते हैं। ऑटोनोमिक का मतलब होता है सेल्फ टर्निंग, सेल्फ कंट्रोलिंग। ठीक है, ये किसकी बात हो रही है? ये तमाम उन न्यूरॉन्स की बात हो रही है बेटा जो किसके बाहर हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के बाहर हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, सो ऑटोनोमिक, जो ऑटोनोमिक की बात आएगी तो ऑटोनोमिक दो तरह से जो है वो मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर होता है ये। ठीक है, ऑटोनोमिक दो अंदाज से मौजूद हो सकता है। एक होता है ऑटोनोमिक जिसको कहते हैं सिंपैथेटिक, और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक, ये जो है वो डिवीजन है टोटल हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के फैलने की। यानी कि जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है वो तो इधर आ जाएंगे, बस उनका तो काम खत्म है। लेकिन उससे बाहर निकलते हुए दो तरह के नर्व न्यूरॉन्स मिलेंगे, एक सेंसरी होंगे, एक मोटर होंगे। सेंसरी न्यूरॉन की कोई बहुत खास टाइप्स नहीं है। ठीक है, लेकिन मोटर न्यूरॉन्स में एक वो होते हैं जिनको हम मर्जी से कंट्रोल करते हैं, सोमैटिक। दूसरे वो होते हैं जो कि खुद ब खुद एक्शन करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं और हमारी बॉडी जो है उस पर काफ़ी ज़्यादा मुनहसर होती है, वो ऑटोनोमिक होते हैं। ऑटोनोमिक दो तरह के होते हैं, सिंपैथेटिक यानी इमरजेंसी, ये हमें इमरजेंसी के टाइम पर जितने भी स्टिमुलाई होते हैं वो हमें यहीं से मिलते हैं। और दूसरी टाइप के होते हैं जिनको हम कहते हैं रेस्ट के टाइम पर जो नर्वस सिस्टम होता है, जो वर्किंग करता है, दैट इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो नर्व्स अंदर हैं उनके नेम डिफरेंट हैं, जो नर्व्स बाहर हैं उनके नेम्स डिफरेंट हैं। तो देखिएगा बेटा, याद रखिए, ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती हैं। ये जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? मैंने एक दिन पहले भी आपको बताया था। ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स को, जो कि पेरिफेरल में आती हैं, उनको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व्स। जी, क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और कुछ नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड से बाहर निकल रही होती हैं, उनको हम कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, ये तकरीबन जो है वो
कितने पेयर होते हैं? 32 पेयर्स 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के, यानी टोटल 62 नर्व्स होती हैं जो कि आ और जा रही होती हैं। ठीक है, सवाल ये पैदा होता है कि स्पाइनल नर्व्स में ऑटोनोमिक नर्व्स कहाँ होती हैं, क्योंकि सोमैटिक तो पूरी स्पाइनल कॉर्ड में फैली हुई है। याद रखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने लगा। जो ऑटोनोमिक होती है ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, उसकी डिवीजन आप लोगों की बुक में बताई हुई है। एक दफा बुक से जो है वो हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। मेरा ख्याल है सेंटर में या सबसे ऊपर और सबसे नीचे होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है मिडिल पोर्शन। ठीक हो गया। ये जो अच्छा एक मिनट और देख लेते हैं एक बात, बॉटम पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होता है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके गैंग्लिया होते हैं। इसके कुछ गैंग्लिया जो हैं वो इधर होते हैं और सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में, और कुछ गैंग्लिया होते हैं जो बॉटम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। जो सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं वो बनाते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो बॉटम में होते हैं वो कौन सी स्टिमुलेशन देते हैं? वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन देते हैं। ठीक है, ये पैरासिम्पैथेटिक सिंपैथेटिक क्या है, ये किसी और लेक्चर में जो है वो आगे जाकर डिस्कशन होगी। फिलहाल जो हमें समझ आ रही है वो ये है कि ये नर्व्स हैं, इनमें से जो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है उनकी मेन बॉडीज कहाँ मौजूद हैं। एक तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में मौजूद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के एंड पे मौजूद है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दरमियान में है वो सिंपैथेटिक है, और जो एंड पर है वो पैरासिम्पैथेटिक है। इसकी स्टिमुलेशन डिफरेंट है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया, ये इमरजेंसी स्टिमुलेशन देता है, और इसकी स्टिमुलेशन जो है वो डिफरेंट है। ये डिफरेंट ऑर्गन्स को डिफरेंट अंदाज में स्टिमुलेट करता है। ठीक है, सो ये जो है वो चंद एक इंपॉर्टेंट डिविजन्स हैं हमारे नर्वस सिस्टम की। अब यहां से आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है वो किस तरह डिवाइड होता है, क्योंकि अब ये बात जहन में रखिएगा कि अब अगर कभी बात होती है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये होता है, तो आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या था। आप लोगों के जहन में फौरन आनी चाहिए कि इस वक्त ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात ही नहीं हो रही, पेरिफेरल में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की बात ही नहीं हो रही, बल्कि उसके अलावा जितनी नर्व्स हैं बॉडी में उनकी बात हो रही है। लेकिन सेंट्रल में पूरी बॉडी की बात नहीं हो रही, सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इनसाइड जो नर्व्स मौजूद हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, ले बच्चे, इंशाल्लाह इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे कल। कल आप लोगों का जो है वो ब्रेन वाला आर्टिकल है, तो मैं आप लोगों को नोट सेंड करूंगा, हम उससे पढ़ने की उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।